नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। नींबू के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के जिन किसानों ने अक्टूबर और नवंबर माह में गेहूं की बुवाई की थी और उनकी फसल बढ़वार की शुरुआती अवस्था पर है, इस अवस्था पर फसल में कई कार्यों को करने की जरूरत होती है, जैसे फसल की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण और साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन आदि को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के डॉक्टर अर्नब कुंडू। तो इसीलिए अभी फसल खेत में जो गेहूं है तो उसमें खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो एक होता है प्री इमरजेंस, मतलब बुआई के तीन दिन बाद पेंडिमिथालिन जो दवा है उसको 9 ml प्रति लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ के लिए 160 से 180 लीटर पेंडिमिथालिन युक्त पानी हमको छिड़काव करना है। ये हो गया बुआई के 3 दिन बाद। गेहूं के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी खेत में उगकर पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी आदि के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेहूं की उपज में 25 से 40% तक हानि संभावित है। बुआई के 30 से 40 दिन तक का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक क्रांतिक रहता है। गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ते वाले और घास कुल के खरपतवारों का प्रकोप होता है। प्रमुख खरपतवारों की बात करें तो कृष्णनील, बथुआ, हिरनखुरी जैसी चटरिम, मटरी, जंगली गाजर आदि। और उसके बाद हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस, मतलब जब खरपतवार निकल गया पोस्ट इमरजेंस, ये हम करेंगे मान लीजिए 30 से 40 दिन के अंदर में गेहूं की बुआई के बाद। उसमें क्या होता है, हम 2,4-D सॉल्ट यूज़ करेंगे। 1 से 1.5 kg AI एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको दवा को छिड़काना है। और जो है आइसोप्रोट्यूरॉन 0.75 एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये 2 दवाई छिड़काने से हमारा खरपतवार गेहूं में अच्छे से कंट्रोल होगा। हमारा जो वैज्ञानिक का सुझाव रहता है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो आधा बुआई के समय करे, और जो बाकी आधा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, जैसे 1 हेक्टेयर में 130 kg यूरिया, इसको हम 2 हिस्सों में बांट के हम एक अप्लाई करेंगे। जो जब शीर्ष जड़ निकलने के टाइम जब हम सिंचाई करेंगे, उसके बाद आधा, मतलब मान लीजिए 65 kg यूरिया, और एक हमको फिर से छिड़काव करना है 65 kg यूरिया 40 से 50 दिन बुआई के बाद गेहूं में। और एक है, अगर ऐसा किसानों को अनुभव हो कि क्या खेत में नमी कम है और तापमान बढ़ रहा है उस महीने में, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, तो एक सिंचाई तब दे सकते हैं। उससे भी फसलों को बहुत अच्छा राहत मिलेगा। गेहूं का बुआई हो गया, जो अभी जो शीर्ष जड़ निकलने का टाइम होता है वो होता है 21 दिन। गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद शीर्ष जड़ निकलने का टाइम होता है, और वो है बहुत वाइटल या इम्पोर्टेंट टाइम होता है गेहूं की सिंचाई के लिए। अगर कोई भी किसानों को एक ही सिंचाई देना है तो यही टाइम है, गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद जब शीर्ष जड़ निकलेगा उस टाइम सिंचाई करे। अगर किसी किसान को 2 सिंचाई देना है तो एक तो हो गया शीर्ष जड़ निकलने के टाइम 21 दिन बाद, और दूसरा है जो गेहूं जब दाने में जब दूध आने लगेगा तब एक सिंचाई करे। और अगर किसी किसान को तीसरा सिंचाई देना है तो उसको देना होगा हमको बुआई के
30 से 40 दिन बाद जब कल्ले निकलने का टाइम आएगा, और अगर चौथा सिंचाई देने का प्रावधान है किसी किसान के पास, तब और एक जो गाभा स्टेज है, गाभा निकलने के टाइम हम सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेशिया इंडिका है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग के नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दाने के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम हेतु खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 EC 0.1% घोल का छिड़काव करें। और एक चीज़ के बारे में मैं थोड़ा किसानों को जागरूक करना चाहता हूँ। अभी जो है जिंक एक हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोषक तत्व है, जिसका मतलब डेफिशिएंसी, जिसका घाटती अभी दिखता जा रहा है। जिंक डेफिशिएंसी हमारा बिहार में अभी बहुत प्रोमिनेंट है। तो इसके लिए क्या है, अभी तो एक प्रबंधन ऐसा है कि जुताई के बाद 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हम छिड़काव कर सकते हैं। और अभी जैसे खेत में गेहूं है, तो उसके लिए अगर डेफिशिएंसी सिम्टम देखा जाता है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 0.5% जिंक सल्फेट का सल्यूशन, उसमें क्या करेंगे 1.25 किलो चूना और 12.5 kg यूरिया हम घोल के उसको हम छिड़काव करना है। तो इससे क्या होगा, जो जिंक डिफिशियंसी है उसका नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं और उनके बागों में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है, जैसे सिंचाई प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन के साथ बागों में कुछ कीट रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनका बागवान भाई समय से नियंत्रण नहीं कर पाते, जिस कारण फसल को काफी क्षति होती है। तो इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। नींबू वर्गीय फसल बहुत ही बृहद शब्द है। एक शब्द में कई चीजें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है, जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है, और जैसे ही ठंड खत्म होगी, पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा, फूल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें। चारों तरफ, जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर ले, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। साधारणतः आम नींबू में समस्याएं आती हैं कि नींबू में
जहाँ अगर कभी किसान गलती से पानी वाले जगह में लगा लेता है तो उस पर बहुत सारे वाटर सूट्स उगते हैं, जो किसान चाहे तो ऐसे भी तौर पर पहचान सकते हैं कि वो साधारण जो मुख्य पौधा है उसका वो तना अलग होता है, उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां आती हैं, बड़ा बड़ा कांटा आता है और वो बहुत तेजी से उगता है और वो कहीं उगता दूसरी जगह नहीं उगता है, साधारणतः पौधों पर ही उगता है। तो पहले फूल आने से पहले अभी किसान भाइयों के लिए सबसे जो आवश्यक है कि सर्वप्रथम इस तरह के तना का चयन करें और उसको वो कटाई छटाई करके हटाएं और कटे भाग पर हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप जरूर लगाएं। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्त, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है, वो सिट्रस कैंकर होता है, उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र को वो कम कर देता है, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं अवरोध प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें और किसी भी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाजार में मिलता है, इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी के उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूस कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। किसी भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, खास करके वैसे कीटनाशक का छिड़काव करें जो सिस्टमिक होता है, जो प्लांट सिस्टम में, पौधे के सिस्टम में, पौधा में शामिल होकर के काम करता है। इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करें और प्रयोग करके तब आप अपने बगीचे में पटवन अभी करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। फल जब पकड़ ले तो आप उसमें पटवन कर सकते हैं। फल पकड़ने के बाद आप इसको पटवन करें ताकि आप जो को फल फटने की समस्याएं आती हैं वो हमारे किसानों को फल फटने की समस्याएं ना आए। इस प्रकार का अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आपको नींबू में अच्छा उत्पादन देता है। नींबू आपको बाजार इसका मूल्य प्राप्त होता है और कोशिश करें कि नींबू आप वैसे समय में निकालें जिस समय में उसका बाजार का मूल्य अच्छा मिलता है। और फल लगने के बाद निश्चित तौर पर आप अपने बागों का पटवन निश्चित तौर पर करें, लगातार पटवन करें, सप्ताह 10 दिन पर एक बार निश्चित तौर पर हल्की सिंचाई करते रहें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, जलवायु परिवर्तन एवं उच्च अध्ययन केंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। सुबह में मध्यम से घना कुहासा छा सकता है। दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय रात के तापमान में काफी कमी हो गई है, जिससे विभिन्न फसलों में पाला मारने की संभावना बनी रहती है। अतः विभिन्न फसलों सब्जियों को तापमान के प्रतिकूल असर से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होने दें और जरूरत के हिसाब से नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अगर संभव हो तो सूर्यास्त के बाद खेत के आसपास धुआं करें और निकाई गुड़ाई कर मिट्टी में नमी को संरक्षित करें। वर्तमान मौसम में आलू और टमाटर की फसल में अंगमारी रोग, मटर और लतर वाली सब्जियों में चूड़िल फफूंदी रोग, अरहर एवं मटर की फसल में फल छेदक कीट और बैंगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीड़े के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है। अतः किसान भाई इन फसलों में रोग का लक्षण या कीड़े के आक्रमण को देखते ही अनुशंसित फफूंदनाशी या कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई 20 दिसंबर से पहले संपन्न कर लें। इसके बाद बुआई करने पर उपज में भारी कमी आती है। गेहूं की पिछेती किस्मों के लिए HUW 234, WR 544, DBW 39, HI 1563, राजेंद्र गेहूं 1, HD 2967 तथा HW 2045 का चयन करें। प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित अवश्य करें। उसके बाद बीज को क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा से 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। छिटकवा विधि से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम और सीड ड्रिल से पंक्ति से बुआई के लिए 125 किलोग्राम बीज व्यवहार करें। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जिनका विकास काफी तेजी से होता है, जो गेहूं की बढ़वार को प्रभावित करते हैं। इन सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एवं मेटसल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर फसल में आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। चना की बुआई अति शीघ्र संपन्न करें। चना की उन्नत किस्मों में पूसा 258, KPG 59 जिसे उदय के नाम से जानते हैं, KWR 108, पंत जी 186 एवं पूसा 372 अनुशंसित है। बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 24 घंटे बाद उपचारित बीज को कजरा पिल्लू से बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफास 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। पुनः 4 से 5 घंटे बाद राइजोबियम कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करके ही बुआई करें। गत माह रोपी गई आलू की फसल में निकौनी करें। निकौनी के बाद नाइट्रोजन उर्वरक का उपरिवेशन कर आलू में मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी करें। इसके पिल्लू फल में घुसकर अंदर से खाकर फल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे प्रभावित फलों की बढ़वार रुक जाती है और वे खाने लायक नहीं रहते। फल छेदक कीट से बचाव के लिए पक्षी बसेरा लगाएं। कीट का प्रकोप अधिक दिखाई देने पर सबसे पहले कीट से क्षतिग्रस्त फलों की तुड़ाई कर नष्ट कर दें। उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज के 50 से 55 दिन की तैयार पौध की रोपाई करें। इसके बाद खेत को समतल करके छोटी छोटी क्यारियां बनाएं। क्यारियों का आकार चौड़ाई 1.5 से 2 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार 2 से 3 मीटर रखें। प्रत्येक 2 पंक्तियों के बीच जल निकासी के लिए नाले अवश्य बनाएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। खेत की तैयारी में 15 से 20 टन गोबर की खाद, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटास और
40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। लहसुन की फसल की निकाई गुड़ाई करें और कम अवधि के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। दुधारू पशुओं के रख रखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें और खुले स्थानों पर नहीं रखें। फूल गोभी व पत्ता गोभी वाली फसल में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेमारा, जिला रांची के कृषक सुदेश कुमार ने। ये किचन गार्डन में ताजे फल और सब्जियां उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुदेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पोषण वाटिका, जिसे हम गृह वाटिका, टेरेस गार्डन या जो बालकनी में हम सब्जियों को उगाते हैं, घर के आसपास जो जगह होती है उसका उपयोग करके हम डेली उपयोग में जो सब्जियां उपयोग होती हैं उनको लगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। पोषण वाटिका क्यों लगाना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले हमें पोषण वाटिका के थ्रू जैविक सब्जियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, हमें ताज़ी और गुणवत्ता यूज़, जिसमें हमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, वो सब्जियां मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं। घर में उगाते हैं तो हमारा एक मनोरंजन का भी काम करता है। हम पोषण वाटिका में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे कि है ना, पत्ते वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, चौलाई की भाजी है, सरसों है, चने की भाजी, इस तरह की हम भाजियां भी लगा सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो सब्जियां लगना चाहिए, जैसे अभी हमारे पास ठंड है, ठंड में हम जैसे बैगन है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, मिर्ची है, गाजर है, मटर है, धनिया है। बीज वाली सब्जी में सेम, बल्लर, बरबटी ये भी लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, तोरई ये लगा सकते हैं। कद्दू है, ये लगा सकते हैं। और फलों में जिसमें हम नींबू के, केला, आंवला, अमरूद, जाम, जामुन, इस तरह से जो पौधे हैं उनको हम लगा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे। घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था हो, वहां पर गृह वाटिका बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और फलों का उत्पादन देते हैं। हमारे पास अगर जगह उपलब्ध है तो हम जमीन पे बनाएंगे, अच्छी जगह रहेगी। अगर जगह नहीं है तो हम उसको बालकनी में भी लगा सकते हैं, स्टैंड गमलों में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास छत है तो हम छत पे भी लगा सकते हैं। वो 250 स्क्वायर फीट की जगह सफिशिएंट होती है 5 लोगों के लिए। फिर क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उसमें, जैसे हमारे पास गेती है, फावड़ा है, पानी देने के लिए झारा है, खुरपी है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम उसका अरेंजमेंट करते हैं कि वो भी हमारी व्यवस्थित हो। पोषण वाटिका को बनाने के लिए किचन गार्डन बना रहे हैं हम या टेरेस गार्डन बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है मिट्टी को किस तरह से हम तैयार करें। 3 भाग आपका मिट्टी और 1 भाग गोबर का। अगर ज़्यादा मिट्टी चिकनी है तो उसमें हम 1 भाग रेत का भी मिला के, और उस तरह से हम इस मिट्टी को तैयार करते हैं। और जब भी हम मिट्टी को भरने के लिए या तो गमले में लगा रहे हैं तो गमले में देखें कि वो उसमें पानी निकालने के लिए नीचे जो एक छेद होता है वो हो, प्रॉपर हो। या हमारे पास गमले नहीं है, हम क्यारी बनानी है तो हम क्यारी में भी वो मिट्टी का मेड़ बना के बीच में क्यारी बनाए और उस तरह से मिट्टी को, वो मिट्टी जो हमने तैयार करी है वो रखें। तो बीज हमें एक अधिकृत जो बीज मिलते हैं, प्रचलित दुकान है, वहाँ से हमें बीज का उपयोग लेना चाहिए। और अगर हम रोप लगा रहे हैं तो उसको भी हम नर्सरी से या खुद भी तैयार करके पोषण वाटिका में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी देने से पहले मिट्टी को 1 इंच तक खरोंच देना चाहिए। इनमें है ना, हम जैविक खाद का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है।
वो खुद भी तैयार कर सकते हो, और अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो मार्केट से जैसे नर्सरी है, खाद मिलती है अच्छी किस्म की, जो वर्मी कंपोस्ट भी रहती है, कंपोस्ट खाद भी रहती है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं लाके। पोषण वाटिका से पोषण सुरक्षा और कुपोषण को दूर भी किया जा सकता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो सब्जियां और फल का हमारे पोषण में, हमारी संतुलित थाली में, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।